तो अब हम लोग बात करते हैं चौथे न्यूमेरिकल की। तो इसमें क्या कहता है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है और हमने कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो उसने हमसे कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसके अलावा क्या कहता है कि डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है इस पोजीशन पर। तो यही उसने हमें पोजीशन वेक्टर भी बता दिया। तो पोजीशन है हमारे पास जी 4i+3 j कंपोनेंट और ये दी हुई है मीटर में। इस पोजीशन पर हमने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। इसके अलावा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड काज बाय बन रही है इस चार्ज की वजह से। तो इसका चार्ज उसने हमें बता दिया 5 × 10⁻⁻6 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन, और ये हमारे पास ओरिजिन पर है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अहम बात ये होती है कि आप न्यूमेरिकल को समझे उसमें वो पूछ क्या रहा है। तो उसने ये कहा है कि एक चार्ज है जिसकी ये वैल्यू है और इस चार्ज को उसने ओरिजिन पर रखा हुआ है, और इससे इस पोजीशन पर उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि E बराबर है Q/r²। और अगर हम लोग उसकी पोजीशन के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर उसका पोजीशन वेक्टर भी आया करता है। तो ये वो फार्मूला है जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से पढ़ चुके हैं। अब अगर हम लोग देखें तो E की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। K एक कांस्टेंट है जो हमें ऑलरेडी नाउन है, और Q उस चार्ज की वैल्यू है वो भी हमें नाउन है, और R, अब यहाँ पर R का जो स्क्वायर ले रहा है ये उसकी मैग्नीट्यूड है। तो अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो उसने हमें R के लिए पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 4i कंपोनेंट + 3 j कंपोनेंट। अब अगर हम लोग इसके लिए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो इसकी जो मैग्नीट्यूड बनेगी, तो इसके लिए ये फार्मूला तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर होगा और होल का अंडर रूट बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 का 16 और 3 का 9, तो ये बनेगा 25 का अंडर रूट, तो ये बन जाएगा 5। तो R की मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 आ गई। अब हमारे पास R की मैग्नीट्यूड आ गई। तो अब अगर हम लोग बात करें इस पोजीशन वेक्टर की, तो ये हमारे पास जो R का पोजीशन वेक्टर बनेगा इसके लिए फार्मूला है ओरिजिनल वेक्टर R और बटा में उसकी मैग्नीट्यूड। तो अगर ओरिजिनल वेक्टर R को देखें तो ये वो वैल्यू है जो उसने हमें बताई थी, ये नहीं ये वाली। तो यहाँ पर आ जाएगा 4i कंपोनेंट + 3 j कंपोनेंट और बटा में आ जाएगी उसकी मैग्नीट्यूड। तो ये बन गया हमारे पास R का पोजीशन वेक्टर। तो अब हम इस फार्मूले को देखते हैं कि K हमें नाउन है, Q हमें नाउन है और R की मैग्नीट्यूड भी हमें नाउन है, और ये पोजीशन वेक्टर भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हम लोगों ने मालूम करना है। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ ये हम लोग कॉलम ला में पढ़ चुके हैं कि K इक्वल था 1/4πε0 और कांस्टेंट की वैल्यू ये थी हमारे पास, और इसकी मल्टीप्लिकेशन Q, तो Q की वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁻⁻6 यानी 5 माइक्रो कूलम, और डिवाइड में R का स्क्वायर। R की वैल्यू हम लोग अभी निकाल चुके हैं, कितनी 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा R का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जो हमने ये फाइंड आउट किया है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4i + 3j और बटा में आ जाएगा 5। अब अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें तो हम लोग इनको एक बिहाफ पर आपस में सॉल्व कर लेंगे, और जब इनका आंसर एक हमारे पास बन जाएगा तो उसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो लेट्स सपोज सिंप्लीफाई करने के लिए हम 10 को एक साथ सॉल्व करते हैं और बाकियों को एक साथ सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 × 5, तो ये बन जाएगा 45, और 10⁻⁹
और ये साथ में आ जाएगा -6, तो ये हो जाएगा -3। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली -3। अब अगर हम इसके डिवाइड में बात करें तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 25 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4i प्लस 3j कंपोनेंट और डिवाइड में आ रहा है जी 5। अब अगर हम मजीद देखें तो ये कट सकता है 5 9। तो अब इसके बाद जो ये रकम बचेगी इनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद सिंपली हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा i और j कंपोनेंट में जो e की वैल्यू बनेगा, और वो आंसर हमारे पास बनेगा तो वो आंसर हमारे पास ये बनेगा। अब ये क्या है, हमारे पास e की वैल्यू है, यानी इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर कूलम, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो ये e की वो वैल्यू है जो हमने नाउन करनी थी। तो यानी जब हमारा ये वाला चार्ज ओरिजिन पर हो तो उससे इतने फासले पर e की वैल्यू ये निकलेगी। तो जब हम इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो i और j कंपोनेंट में कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो ये बन जाएगा i कंपोनेंट प्लस 1080 j कंपोनेंट। तो ये हमारे पास e की वैल्यू है यानी न्यूटन पर कूलम। तो यही वो रिक्वायर्ड वैल्यू थी कि जब हमारा ये चार्ज ओरिजिन पर होगा तो इतने डिस्टेंस पर जो हमारे पास इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ये वैल्यू होगी। तो इस तरह हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल भी कंप्लीट। अब अगर हम लोग बात करें फिफ्थ न्यूमेरिकल की, तो फिफ्थ न्यूमेरिकल में उसने बताया है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनके दरमियान का डिस्टेंस 3 मीटर है और उनके दरमियान हमने जीरो फील्ड लोकेशन को फाइंड आउट करना है। तो इस सबको समराइज करने के लिए हमने ये एक फिगर बना रखी है। अब इसमें ये ए बी 2 पॉइंट्स है जिनके दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर है। लेट्स सपोज जो बी पॉइंट पर है वो हमारा चार्ज Q1 है और ए पॉइंट पर चार्ज Q2 है। अब जैसा उसने क्वेश्चन में बताया है कि Q2 हमारे पास प्लस का चार्ज है और Q1 माइनस का है, यानी ये वाला चार्ज हमारे पास माइनस का है। तो हमने इससे अपार्ट एक पॉइंट बी कंसीडर किया और इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया। अब टेस्ट चार्ज का हमें पता है कि वो प्लस का चार्ज होता है, तो इसके केस में क्या होगा कि माइनस इसके लिए अट्रैक्शन रखेगा और ये वाला प्लस का चार्ज उसके लिए रिपल्शन रखेगा। यानी Q1 Q2 जो Q1 है वो अट्रैक्शन करेगा और Q2 जो है वो रिपल्शन करेगा, यानी Q1 और Q2 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी। अब अगर हम इनके लिए बात करें तो A से B का जो डिस्टेंस है ये उसने हमें 3 मीटर बता दिया था। अब ये P पॉइंट है जो हमने उससे आगे कंसीडर किया था, तो इसका डिस्टेंस हमने x एज्यूम कर लिया। लेट्स सपोज ये हमारा R1 है जो x के इक्वल है और ये A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा R2 है जो x प्लस 3 मीटर है। तो अब हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि Q1 उसके लिए अट्रैक्शन रखेगा और Q2 उसके लिए रिपल्शन रखेगा, यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब अगर हम बात करें जीरो फील्ड लोकेशन की तो वो सिर्फ इस सूरत में हो सकती है जब दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। मैग्नीट्यूड इक्वल से क्या मुराद है कि E1 इक्वल होना चाहिए E2 के। तो E1 के लिए हमें ये नाउन है कि ये इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 का स्क्वायर, क्योंकि ये चार्ज 1 के लिए है। सिमिलरली ये इक्वल होगी जो चार्ज 2 के लिए, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 बाय R2 का स्क्वायर। अब क्या होगा कि ये एक जैसा कंपोनेंट इससे कट जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पर Q1 है। तो Q1 की जो वैल्यू बन रही है 1 × 10⁻⁻6 और बटा में R1। तो R1 क्या है हमारे पास, असल में x है, तो यहाँ पर आ जाएगा x²। अब यहाँ पर क्या है Q2, तो Q2 है हमारे पास 4 × 10⁻6 बटा में है R2। R2 क्या है, x प्लस 3 का स्क्वायर। अब अगर हम इसमें देखें तो ये दोनों साइड पर हमारे पास 10⁻6 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक जैसा है तो ये कट जाएगा। अब हमारे पास बचा 1/x² इक्वल है 4 बार, ये है हमारे पास
जैसे मतलब फार्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर, तो उसी तरह उस स्क्वायर को हम लोग ओपन कर दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 6x, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमने ओपन कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, जब ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह इक्वल हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब अगर हम इनको फर्दर सॉल्व करें तो क्या है कि एक जैसी टर्म्स है तो हम एक ही साइड पर ले जाते हैं, यानी यहाँ पर है 4x स्क्वायर, तो ये इस साइड पर आकर माइनस के बन जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 और इक्वल हो जाएगा 0 के। अब ये हमारे पास बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 और इक्वल हो जाएगा 0 के। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। अब पेयरिंग के लिए क्या है कि हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 9 27, और अगर सेंटर में देखें तो यहाँ पर है -6। तो हमें दो ऐसे इंचेस चाहिए कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 27 बन जाए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 6 आना चाहिए। तो अगर हम ऐसे इंचेस के लिए देखें तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 × 9, कि 3 × 9 को मल्टीप्लाई करें तो 27 है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास -6 भी बन सकता है, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा -9x और प्लस का 3x माइनस 9 इक्वल है 0 के। अब अगर हम इन दो को देखें तो क्या है, जब इन दो को सॉल्व करेंगे तो आंसर -6 बन रहा है, जो एग्जैक्टली यही है, मतलब ये इक्वेशन ये लिखी जा सकती है। अब पेयर बनाने के लिए जो सेकंड कंडीशन है कि इनका प्रोडक्ट वही हो जो इन दो का प्रोडक्ट बन रहा हो। अब इनका प्रोडक्ट हमारे पास -27 बन रहा है और इनका प्रोडक्ट भी -27 बन रहा है, तो पेयर की कंडीशन ओके होगी। तो अब क्या करेंगे, अब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट 2 पेयर फिर सेकंड 2। तो इसमें अगर हम देखें तो 3x कॉमन है, अंदर हमारे पास x 3 चला गया तो 3 आ जाएगा, x -3। अब ये जो कॉमन मतलब पेयर अंदर बचा है तो दूसरी साइड पर भी सेम हो ताकि हम उसको कॉमन ले लें, तो 3 कॉमन आ सकता है, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर x बचा -3 इक्वल हो गया 0 के। अब ये दो टर्म्स बन गई, दो टर्म्स में ये एक जैसी रकम है, तो अब इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर क्या बचा, 3x + 3 = 0। अब ये पेयर है जो दो पेयर बन गए, मतलब पेयर बन गए जो इक्वल 0 आ रहे हैं, यानी x - 3 0 होगा या फिर 3x + 3 इक्वल हो जाएगा 0। इससे मुराद है x इक्वल हो गया +3 के, और इसको अगर ऑब्जर्व करें तो 3x इक्वल हो जाएगा -3 और फिर x इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड होगा तो -1। तो अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब अगर हम फिगर में देखें तो x हमारे पास B से P पॉइंट की तरफ डिस्टेंस बन रहा था, यानी ये P पॉइंट हमने वो कंसीडर किया है जिस पर 0 फील्ड लोकेशन बननी चाहिए। अब अगर हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं, अब ये -1 है तो जाहिर बात है ये इससे आगे नहीं जाएगा, माइनस हो रहा है तो ये पॉइंट इससे पीछे कहीं बन रहा होगा। लेट्स सपोज यहाँ कहीं अब P बन रहा है, अगर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, अब यहाँ पर अगर P बन रहा है तो अब ये इससे इस साइड पर आ गया। अब क्या होगा कि दोनों जो फील्ड है उनकी डायरेक्शन एक ही तरफ बन रही है। अब इसकी डायरेक्शन भी इधर बन रही है और जो इसकी वजह से थी उसकी डायरेक्शन भी उधर ही बन रही है। अब दोनों की डायरेक्शन एक साइड पर है, लेकिन ये बात हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो जब हम लोग इस वैल्यू को कंसीडर करते हैं तो एक ही साइड की डायरेक्शन बन रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो ये नहीं होगा, बल्कि ये हमारा आंसर होगा x + 3। तो ये हमारा x इक्वल होगा +3, यानी कि B पॉइंट से +3 आगे कहीं
हमारा P पॉइंट बनेगा जहाँ पर जीरो फील्ड लोकेशन होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ न्यूमेरिकल की। तो सिक्स्थ न्यूमेरिकल में कहता है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें एक पार्टिकल जिसका मास और चार्ज बता देता है उसको दो प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड करने के लिए चाहिए। अब इसको इलेबोरेट करते हैं। तो लेट्स सपोज ये दो हमारे पास प्लेट्स हैं। लेट्स सपोज की जो नीचे वाली प्लेट है इस पर हमारे पास प्लस का चार्ज है और जो इसकी अपर प्लेट है उस पर माइनस का चार्ज है। अब इनके दरमियान जब कोई चार्ज होगा, लेट्स सपोज ये हमारे पास वो चार्ज है जिसको हम इनके दरमियान सस्पेंड करना चाह रहे हैं। अब इस पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक तो इसके वेट की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी, तो हम उसके लिए लिख सकते हैं कि एक उसकी वेट की फोर्स होगी यानी W होगी, और दूसरी क्या होगी, इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स होगी वो इस पर अपवर्ड लगेगी। इसको हम FE से डिनोट कर देते हैं। अब जब बात कर चुके हैं इसको सस्पेंड करने की, तो ये सस्पेंड सिर्फ इस सूरत में हो सकता है जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वेट की फोर्स और इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी उस सूरत में ये सस्पेंड हो जाएगा। तो ये वो कंडीशन है जिसे फुलफिल होना चाहिए उसके सस्पेंड होने के लिए। अगर हम लोग देखें तो ये वेट की फोर्स है तो ये हमारे पास mg की इक्वल है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है तो ये हमारे पास QE के इक्वल है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी हम लोगों ने E को फाइंड आउट करना है। तो हम इस फार्मूले से E को सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास E इक्वल आ जाएगा mg बाय Q के। तो ये हमारे पास E का फार्मूला बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या मिसिंग है। इसमें हमें मैथ चाहिए, तो मैथ हमें उसने बताया हुआ है। तो मैथ है इसका जी 1 × 10⁻⁻⁶, और इसके अलावा G चाहिए। अब ये G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है यानी 9.8, इसकी जगह 9.8 आ जाएगा। अब बटा में Q है उस चार्ज की वैल्यू, तो वो वैल्यू है जी 1 माइक्रो कूलम यानी 1 × 10⁻⁶। अब इसमें और कुछ भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग सॉल्व आउट कर लेंगे। तो अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 10⁻⁻⁶ से ये कट गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 पर डिवाइड होगा तो 9.8। तो ये हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी 9.8 न्यूटन पर कूलम। तो इतनी स्ट्रेंथ हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब हम लोग सेवंथ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो इसमें कहता है कि एक पार्टिकल है जिस पर चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। एक ही पार्टिकल का चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है और वो 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान फॉल करता है, और फॉल करते हुए वो जितनी एनर्जी एक्वायर्ड करता है वो एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम लोग डेटा की तरफ देखें तो हमारे पास जो डेटा है वो उसने बताया है कि जो पार्टिकल है वो 20 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज रखता है। तो टोटल पार्टिकल हमारे पास 20 है, और अगर उन पर चार्ज की बात करें तो उस पर 20 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। जब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा जो उस एक पार्टिकल पर है। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज बन रहा है उस पार्टिकल का जो 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में फॉल करता है। तो ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट। तो फॉल करते हुए वो जितनी एनर्जी एक्वायर्ड करेगा वो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है। अब जो एनर्जी होगी हमारे पास जब एक्वायर्ड करेगा तो काइनेटिक एनर्जी की सूरत में आएगी, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास Q del V के इक्वल है। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो Q के लिए हमने ये देखा है कि ये 20 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोगों ने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो Q की वैल्यू आ जाएगी 20 × 1.6 × 10⁻⁻90।
ये आ गई जी क्यू की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करना है डेल वी से, और डेल वी कितना हमारे पास 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। तो ये हमारे पास बन रही है काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन हमने बताना है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल है। तो एक की वैल्यू इतने के बराबर है। अगर ज्यादा की मालूम करनी हुई तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको हम लोग इसकी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो अब जो आंसर आएगा वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अगर इसको देखें तो ये सब ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेम वैल्यू से ये कट जाएगा, और 20 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये इक्वल हो जाएगा 2000। तो 2000 एनर्जी के जॉल है, 2000 जॉल आने चाहिए। तो ये 2000 बन जाएगा। अब 2000 ये एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी वो एक्वायर्ड कर लेगा। तो अब हम बात करते हैं 8th न्यूमेरिकल की। 8th न्यूमेरिकल बेसिकली हमारे पास मिलीकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड से रिलेटेड है। तो अगर हम उसकी सारी टर्म्स को याद करें, उसके मैकेनिज्म को याद करें, तो इसमें कहता है कि दो प्लेट्स के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस 500 mm है, और उनके दरमियान वो एक ड्रॉपलेट को सस्पेंड करेगा। तो इन प्लेट्स के दरमियान जब सस्पेंड कर रहा है तो उसके लिए वो उसको वोल्टेजेस देता है। तो वो वोल्टेजेस एग्जैक्टली 780 वोल्ट है हमारे पास। फिर वो कहता है कि कुछ देर के बाद वो वोल्टेजेस को स्विच ऑफ कर देता है। अब जैसे वोल्टेजेस को स्विच ऑफ करेगा, वो जो ड्रॉपलेट है वो फॉल करना शुरू कर देगा, और जैसे फॉल करता जाएगा तो वो कहता है कि हमने उसे नोटिस किया जब उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। सबसे पहले उसने दो प्लेट्स जिनका ये डिस्टेंस था उसको वोल्टेजेस दिए 780 वोल्ट। उन वोल्टेजेस के दरमियान उसने उस ड्रॉपलेट को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद वो वोल्टेजेस को स्विच ऑफ कर देगा। अब जब वोल्टेजेस स्विच ऑफ होंगे तो वो नीचे फॉल करना शुरू कर देंगे। अब जब वो फॉल करते आए तो इतने डिस्टेंस पर उसने उन्हें नोटिस किया। तो कहता है कि उसको कवर करते हुए ये टाइम लगा, और जो मटेरियल था उसकी ऑयल की डेंसिटी और उसकी एयर की विस्कोसिटी वगैरह उसने बता दी। तो कहता है कि वो जो ड्रॉपलेट था उसका मास कितना होगा और चार्ज कितना होगा। तो अगर हम लोग गिवन डाटा की बात कर लें तो उसने हमें दो प्लेट्स के दरमियान का डिफरेंस दिया हुआ है। इसके अलावा जो वोल्टेजेस अप्लाई कर रहा है वो वोल्टेजेस देता है, और ये वो डिस्टेंस है जो वो ड्रॉपलेट फॉल करने पर कवर अप करता है, और ये वो टाइम है जिसमें वो उस डिस्टेंस को कवर अप कर रहा है। इसके अलावा जो ऑयल यूज करेगा उसके लिए विस्कोसिटी और उसकी डेंसिटी की वैल्यूज दी हुई हैं। हमसे रिक्वायर्ड उस ड्रॉपलेट का मास और उस पर चार्ज है। ये दो चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम लोग मैथ्स के लिए देखें तो ये वो फार्मूला है जो मैथ्स के लिए हम लोग उस टॉपिक में बात कर चुके हैं कि मैथ्स हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब और रॉ के इक्वल होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास इसमें r मिसिंग है, बाकी सब वैल्यूज हमें मालूम है। पाई कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू भी मालूम है, और रॉ की वैल्यू भी दी हुई है, तो r इसमें अननोन है। अब अगर हम लोग r की बात करें तो r के लिए लेट्स सपोज ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला हमारे पास r के लिए है। ये फार्मूला की डेरिवेशन सब कुछ उस टॉपिक में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो मैथ्स हम असल में मालूम करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास r मिसिंग है। r के लिए ये फार्मूला हम उसी टॉपिक में ही डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर इसमें देखें तो हमारे पास इसमें VT की वैल्यू मिसिंग है। उसने हमें ये अप्लाइड वोल्टेजेस बताए हुए हैं, लेकिन ये VT वोल्टेजेस है, तो ये हमारे पास मिसिंग है। तो अब VT के लिए हमारे पास ये फार्मूला है S/T। तो S वो डिस्टेंस है जो वो कवर कर रहा है, T वो
टाइम है, जितने टाइम में उसने वो डिस्टेंस कवर किया। तो सबसे पहले हम लोग वी टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें एस की वैल्यू और टी की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वी टी की वैल्यू आ गई है 0.1339 इंटू 10⁻³ तो अब वी टी की ये वैल्यू और बाकी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, इनको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आर की आ जाएगी। अब ये वैल्यू है हमारे पास आर की। आर की इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 1 में हमें तमाम चीजें नाउन हो गई हैं और इससे हम लोग उसका मैथ निकाल सकते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 की बात करें तो ये है जी 4/3। अब पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू आर की यही वैल्यू जो हमने अब कैलकुलेट की है तो ये आ जाएगी 0.011 इंटू 10⁻⁻4 और इसका क्यूब और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है रॉ और रॉ की वैल्यू हमारे पास 900 kg/क्यूब है। तो इसके साथ 900 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब हम लोग इसको सॉल्व आउट करते हैं तो जो हमारे पास मैथ है वो हमारे पास बनता है 5.018 इंटू 10⁻⁻15 kg। तो ये उस ड्रॉपलेट का मैथ है। तो इसको यहीं तक हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसका मैथ और मैथ के लिए फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब रॉ और इस फार्मूले में आर हमारे पास मिसिंग है। आर के लिए हमारे पास ये फार्मूला है लेकिन इस फार्मूले में सब कांस्टेंट्स हैं, सिर्फ वी टी मिसिंग है और वी टी के लिए ये फार्मूला है S/T। तो इसमें S/T पुट करेंगे तो हमारे पास वी टी की वैल्यू आएगी, वी टी को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी, आर की ये वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका मैथ आ जाएगा। तो हमसे दो चीजें रिक्वायर्ड थी, एक उसका मैथ और दूसरा उसका चार्ज। अब अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो चार्ज के लिए हमारे पास ये फार्मूला है Q = mgd/v। तो हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करते हैं। तो चार्ज के लिए Q = m से मुराद उसका मैथ है जो हमने अभी नाउन किया है 5.018 इंटू 10⁻⁻15 और साथ में g कांस्टेंट है 9.8 और d से मुराद वही डिस्टेंस है, ये हमें नाउन है 5 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3 mg d और बटा में क्या चाहिए v। तो ये v से मुराद वो अप्लाइड वोल्टेजेस है जो उसने हमें बताए थे कि 780 एग्जैक्टली वोल्ट्स है। तो इसकी जगह आ जाएगा 780। अब जब हम लोग इस सब को सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू बनेगी 3.15 इंटू 10⁻⁻19 कोलन। तो ये हमारा फाइनल चार्ज है। अब अगर हम सबको समराइज करें तो ये हमारे पास गिवन डाटा था, हमसे मास और उसका चार्ज रिक्वायर्ड था। मास के लिए ये फार्मूला था जिसमें आर मिसिंग था, आर के लिए ये फार्मूला देखा तो इसमें वी टी मिसिंग था। वी टी हमने यहाँ से मालूम किया, उसकी वैल्यू यहाँ पुट की तो आर की वैल्यू आई, आर की वैल्यू जब इसमें पुट किया तो इसका मैथ आ गया। मैथ के बाद हमने उसका चार्ज फाइंड आउट किया तो इसमें एम जी डी और वी वोल्टेजेस को पुट किया तो हमारे पास इसका चार्ज आ गया। हम लोग 9th न्यूमेरिकल की बात करें तो इस न्यूमेरिकल में कहता है कि एक प्रोटॉन है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू बता देता है, यानी इतनी स्ट्रेंथ की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर वो एक प्रोटॉन को मूव करवा देता है। तो वो कहता है कि वो प्रोटॉन ए से बी की तरफ मूव करता है और उसके मूव करने तक उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, उसने कितना वर्क किया, उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी और उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो ये 5 पैरामीटर्स हमने फाइंड आउट करने, एक उसका पोटेंशियल डिफरेंस
और इसके अलावा उसका वर्क डन, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी और उसकी वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम लोग गिवन डाटा की बात कर ले तो ये चीजें उसने हमें बताई है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उसने बताई है 5000 है न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा उसने हमें उन प्लेट्स का डिफरेंस बता दिया है कि वो जो प्लेट्स हैं ए और बी उनके दरमियान 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर का डिफरेंस है। अब उसने बता दिया था कि वो प्रोटॉन है, तो अब प्रोटॉन के लिए एक प्रोटॉन का मास और उसका चार्ज ये कांस्टेंट है एक प्रोटॉन के लिए, तो उसकी वैल्यूज ये बनती थी जो हमने लिख दी। तो ये सारा हमारा गिवन डाटा है। गिवन डाटा में हमारे पास उस प्रोटॉन का मास, उस प्रोटॉन का चार्ज, इसके अलावा उन दो प्लेट्स के दरमियान का डिफरेंस और इसके अलावा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेजेस, तो ये हमारे पास बराबर है V इज इक्वल टू ई डी। तो V पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है माइनस ई डी। अब E से क्या मुराद है? E से मुराद उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, तो वो हमारे पास 5000 है इंटू डी। डी से मुराद उन प्लेट्स का डिस्टेंस है और वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर है। तो ये हमारे पास -500 वोल्ट बन जाएगा। तो इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। फिर उसने कहा है उनका वर्क डन कितना बनता है। तो वर्क डन हमारे पास है QV के इक्वल। तो वर्क हमारे पास Q से मुराद चार्ज, जो एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है तो वो हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये है जी Q। अब साथ क्या है V वोल्टेजेस, तो वो हमने अभी फाइंड आउट किए 500, तो यहाँ पर आ जाएगा 500। अब अगर इस पर गौर किया जाए तो ये जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वर्क है वो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर माइनस का 500 वोल्ट था तो यहाँ पर हमने माइनस क्यों नहीं लिखा, तो वर्क कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इस वजह से हमने यहाँ पर माइनस को इग्नोर कर दिया। अब ये वर्क है तो इसको वोल्ट की में लिख, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका वर्क बन रहा है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें उसकी पोटेंशियल एनर्जी की, उसको हमने U से डिनोट कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वल है QV के। अब Q उसका चार्ज है यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और V से मुराद उसके वोल्टेजेस यानी 500 -500। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हमारे पास यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी है और इसके साथ ये माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग है। अब तक हम लोगों ने 3 चीजें फाइंड आउट कर ली। सबसे पहले उसके वोल्टेजेस ED -ED, तो ये हमारे पास -500 वोल्ट बने। फिर उसका वर्क डन फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम लोग बात करें उसकी काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा QV के इक्वल। तो अगर हम, क्योंकि ये भी एनर्जी है वो भी एनर्जी है, एक एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी तो दूसरी इंक्रीज कर रही होगी, तो चेंज इन एनर्जी का फार्मूला हमारे पास ये है। तो ये बन जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और V से मुराद उसके वोल्टेजेस हैं, तो यहाँ पर हम माइनस को इग्नोर कर देंगे क्योंकि डिक्रीजिंग वहाँ थे, तो इंक्रीजिंग यहाँ पर हो जाएंगे। तो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब ये इंक्रीजिंग के हो जाएंगे। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उसकी वेलोसिटी की, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो ये हमारे पास 1/2 mv का स्क्वायर इसके इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग ये वेलोसिटी को सेपरेट आउट कर लेंगे, तो v स्क्वायर ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी
और ये जो 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बटा में आ जाएगा उसका मैस अंडर रूट। तो ये हमारे पास उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बटा में उसका मैस, और मैस कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
एनर्जी 3.097 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड होगी।